समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं या फिर टीवी में न्यूज़ देखते हैं, तो आपके सामने ये तीन शब्द जरूर आए होंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर के भारत में अगर वर्तमान में देखें तो एक बहुत ज़्यादा ही उस पर विवाद चल रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां जो बहुसंख्यक वर्ग है वो इस बिल का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है और खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उनमें इस बिल को लेकर के नाराजगी है। दरअसल हुआ यूं है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने उत्तराखंड विधानसभा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक बिल जो है वो लेकर के, आप यहां तस्वीर में देख भी रहे हैं, ये है पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के अभी सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनके नेतृत्व में ये बिल विधानसभा में पेश किया गया, बिल पास भी हो गया। अब बिल में बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, फिर ये बिल कानून बन जाएगा। जब से ये बिल उत्तराखंड की विधानसभा में लाया गया है, इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर मैंने जैसा कहा भी कि जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको इस कानून को लेकर के थोड़ी नाराजगी है। आज के इस वीडियो में हम समान नागरिक संहिता कानून से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको समझेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर यह कानून कितना सही या फिर कितना गलत है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस प्लेटफॉर्म पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल या कोई भी इकोनॉमिक टॉपिक हो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से यहां पर डिस्कशन होती है। बहुत डिटेल ये क्लास होने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपने जितने भी अब तक वीडियोज देखे ये उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारा डिटेल इस कोड के बारे में, इससे पहले के लॉज के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब हम समान नागरिक कानून की बात करते हैं या समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो में हमेशा से ये एक अहम हिस्सा बनकर के, उनके मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो को अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप अक्सर बीजेपी के मैनिफेस्टो में तीन मुद्दों को जरूर सुनते हैं। एक मुद्दा राम मंदिर निर्माण को लेकर के था जो हाल में कंप्लीट हो गया। एक मुद्दा था जो जम्मू कश्मीर का धारा 370 है उसको लेकर के, और वो भी आपको पता है कि समाप्त हो चुका है। और जो तीसरा जो अहम मुद्दा था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अब अभी पूरे देश में तो नहीं, अभी सिर्फ उत्तराखंड जो है वहां पर इसको लाया गया, वहां पर यह बिल पास हुआ है। बट जैसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और ज्यादातर अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, तो आने वाले समय में जो है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें हैं, वो जानना अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं। देखिए, आजादी के बाद उत्तराखंड की सरकार जो है ये इस पहल को शुरू करने वाला एक तरह से पहला राज्य बना है। कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले देखिए एकमात्र जो राज्य है वो है गोवा, जहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता देखने को मिलेगा। पर वहां पर जो ये यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो जो वहां पर चूंकि पहले पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों के द्वारा 1867 में लाया गया यूसीसी जो था उसी को वहां पर एज इट इज रहने दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि पुर्तगाल 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ। उसके बाद वहां पर उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किए गए। तो अगर आपसे कभी यह सवाल भी पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र राज्य, अभी उत्तराखंड को अगर छोड़ दें तो एकमात्र राज्य जहां पर यूसीसी था यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो आपका गोवा था। लेकिन अब जो उत्तराखंड आजादी के बाद पहला और ऐसे ओवरऑल कहें तो ये दूसरा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता आने वाली है। ठीक है, अब देखिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जब ये बिल उत्तराखंड में लाया गया और चूंकि बीजेपी की बहुमत थी तो ये बिल वहां से पास भी हो गया है। और राष्ट्रपति से जायज सी बात है, चूंकि राष्ट्रपति भी पहले बीजेपी के ही पार्टी के सदस्य रहे हैं, तो उनसे हस्ताक्षर भी बहुत आसानी से हो भी जाएगा। वैसे राष्ट्रपति को इन सब संबंधित बहुत कम पावर या अधिकार दिए गए, अगर आपको पता होगा राष्ट्रपति के पावर के विषय में, है ना। खैर, इसके बाद यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा और आजादी के बाद समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल ये दूसरा राज्य होगा। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये समान नागरिक संहिता कानून क्या है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि कानून तो हमेशा से ही सबके लिए समान रहा है, संविधान में उसके प्रावधान भी दिए गए हैं। ठीक है, आपने आईपीसी की धारा के विषय में सुना होगा, वो भी सब पर एक जैसा ही लागू हो रहा है। तो फिर आखिर ये समान नागरिक संहिता कानून लाने का क्या मतलब है, आखिर इसके क्या उद्देश्य है और इसमें क्या नए बदलाव लाए गए हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको लेकर के जो आपके मन में जो सवाल भी होंगे वो सारे यहां डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन प्रावधानों को समझते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से ही आपको बताता हूं कि जो टॉपिक्स है यहां पर देख लेते हैं एक बार पहले कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो समान नागरिक संहिता कानून क्या है इसको हम लोग समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्या इस विषय पर जो संविधान है हमारा उसमें कोई प्रावधान है, क्या संविधान में यूसीसी को लेकर के कुछ लिखा गया, कुछ मेंशन है, हम इसकी बात करेंगे। हम ये भी एक
जो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है। और देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी हैं आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सवाल खड़े करने से नहीं होंगे, आपको अपने सवाल की लेजिटिमेसी को भी समझना होगा कि आपके सवाल कितने सही है या गलत हैं, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप जज करिए। तो क्यों जरूरी है ये समझेंगे। फिर ये जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये लाया हुआ यूसीसी बिल है, इसके महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, किन चीजों को बदलने की पहल की जा रही है और क्या वो चीजें बदलना जरूरी है नहीं है, इन सभी बातों को समझेंगे। और जो मुस्लिम पक्ष, जैसा मैंने कहा भी कि उनमें एक नाराजगी है इस चीज को लेकर के, तो मुस्लिम पक्ष इस पर क्या विचार रखते हैं, आखिर उनके वो क्या पॉइंट्स हैं जिस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं यूसीसी को लेकर के, तो उसको भी समझेंगे। और यूसीसी को लेकर के क्या चुनौतियां हैं आने वाले समय में। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की जो उच्चतम न्यायालय, उन्होंने भी यूसीसी को लागू करने को लेकर के कई बार जो है जजमेंट दिए हैं, तो फिर आखिर उसमें क्या समस्याएं हैं, उसके क्या फायदे हैं, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून को ही समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक तरफ अब जहां आपराधिक कानून, जिसको हम लोग क्रिमिनल लॉज कहते हैं, तो क्रिमिनल लॉज सभी नागरिकों के लिए एक समान है देश में। जो आईपीसी की धारा है, ठीक है, वो सबके लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आप चाहे इस्लाम के मानने वाले हो, आप चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, आप सबको इक्वल सजा मिलती है ना। तो आप जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ तो सभी नागरिकों के लिए समान है। ठीक है, वहीं जो हमारा दूसरी तरफ आपको पता होगा, एक होता है सिविल लॉ। मैं आपको यहां थोड़ा एक डिफरेंस ही बता देता हूं। क्रिमिनल लॉ ऐसे ये अपराध होते हैं या ऐसे ये अपराध होते हैं जो समाज से जिसका रेफरेंस हो, जैसे हत्या हो, किसी का बलात्कार हो, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, उसको क्रिमिनल लॉज में रखा जाता है। सिविल लॉ बेसिकली दो व्यक्तियों के बीच के जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं या कुछ होता है, ठीक है, उसको जो है सिविल लॉज में रखा जाता है। और जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो यहीं पर डिफरेंस आता है। सिविल लॉ के जो कुछ प्रावधान है या कुछ विषय हैं, और वो कौन से विषय हैं, जैसे विवाह, जैसे तलाक हो गया, आपका डाइवोर्स, रख रखाव, मेंटेनेंस, आपका जो विरासत है, जो गोद लेना है, और जो उत्तराधिकार है, इन सभी पर जो है सभी धर्म के अलग अलग कानून है। तो जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून है। जैसे अगर आप देखें, इन सभी विषयों पर जो मौजूदा कानून है, उसमें शरिया कानून 1937 है, जो कि इस्लाम धर्म में जिसको माना जाता है ना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर लागू होता है। ठीक है, और हिंदू के साथ इसमें जैन भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें बौद्ध भी आ जाते हैं, वो सब भी आ जाते हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। फिर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स, ये अलग अलग कानून है जो अलग अलग धर्मों पर जो है वो लगे, मतलब जिसको माना जाता है या फिर कहिए कि वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इन सभी विषयों से मैंने कहा कि विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार, इन सभी विषयों पर लोग अपने पर्सनल लॉ जो होता है, ठीक है, उसका पालन करते हैं। जैसे मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ, जिसमें जो मैंने नीचे आपको यहां पर दिखाया भी, ठीक है, इन सब के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये सब आते हैं, जो कि ये हिंदू मैरिज एक्ट 1995 को फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे यहां अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे यहां इन सब विषयों पर कानून अलग अलग है, और इसीलिए समान नागरिक संहिता कानून की आवश्यकता होती है। अभी और बातों को समझते हैं। तो ये तो हो गया। अब जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में समान नागरिक संहिता कानून कहते हैं, ये अपने नाम के मुताबिक अगर किसी भी देश में लागू हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उस स्थिति में सभी के लिए, सभी मतलब सभी धर्म, सभी जाति के लिए एक समान कानून रहेगा। इसका मतलब चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे सिविल लॉ, यानी आपराधिक कानून हो या सिविल कानून हो, सभी में एक समानता आ जाएगी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, है ना। और अभी भारत में जितने धर्म हैं उनके उतने कानून, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी, बताया भी। और कई ऐसे कानून हैं जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो केवल हिंदू समुदाय पर भी लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या होगा, ये सब खत्म हो जाता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून बन जाता है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है, चाहे आपराधिक कानून हो, चाहे आपका सिविल लॉज हो, सब में एक समानता आ जाएगी। यानी कि इन सभी विषयों जो हमने पीछे देखा, उन सभी विषयों पर अब सभी धर्मों में एक ही कानून होगा, इसमें अलग अलग कानून नहीं होंगे। यह कोड विवाह, तलाक, जैसा मैंने कहा भी, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों को, क्षेत्रों को कवर करता है। यह कोड इस बात पर, यह समझिएगा कि देखिए, यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सोसाइटी में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। मतलब यह है कि हम धर्म को आधार बना करके कोई कानून नहीं बनाएंगे, या धर्म के आधार पर कोई कानून। इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है ना, जहां पर, जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और यहां पर सबके लिए कानून की समानता की बात अक्सर होती भी है। लेकिन जिन क्षेत्रों में नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद क्या होगा कि उन क्षेत्रों में भी कानून जो है वो समान कर दिए जाएंगे, समानता का कानून आ जाएगा। ठीक है,
अब जरा यहां देखिए, जो आप एक सवाल है कि अब कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोगों के दिमाग में होगा कि संविधान में, बहुत लोग, चूंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, देखिए संविधान में इसको लेकर के प्रावधान मेंशन है। तो संविधान में क्या है, तो भारतीय संविधान का जब आप भाग 4 देखेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें डीपीएसपी है ना, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उसका जो अनुच्छेद 44 है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ना। और क्या कहता है जरा देखिए, अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए, यह राज्य पर छोड़ा गया है क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और यह राज्य पर है कि राज्य जो है सभी नागरिक पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसकी ड्यूटी राज्य पर है, यानी कि यूसीसी को लेकर के कानून कौन बनाएगा, वो राज्य सरकारें जो है इसको लेकर के, ये राज्य पर है कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है तो राज्य इस पर कानून बना सकता है। ये राज्य को अधिकार दिए गए हैं, किससे, तो ये आपको संविधान के द्वारा दिए गए। कहां पर है, भाग 4 अनुच्छेद 44 में इसके बारे में मेंशन है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमने इसके संवैधानिक प्रावधान को भी देख लिया। ठीक है, अब हम और भी विषयों को समझते हैं। अब ये सवाल जो है, ये सवाल सबके लिए समझना जरूरी है, अहम है कि क्या ये क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जरूरी है, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता ही क्या है इस देश में। ठीक है, तो देखिए भारत में जैसा हम सब जानते हैं जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून है, मैरिज एक्ट है। इसके कारण जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि हमेशा से, है ना, जो है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक सिस्टम में लेकर के आएगा। ऐसे कानून की मांग हमेशा से रही। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानून के कारण क्या होता है, यह बहुत जरूरी है कि जो न्यायिक प्रणाली है उस पर इसका बहुत असर पड़ता है। आपने कई सारे केसेस देखे होंगे, है ना, जो ट्रिपल तलाक आपको पहले पता होगा, उसको लेकर के आपने कई केस देखे होंगे, इनहेरिटेंस को लेकर के, है ना, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बच्चे को गोद नहीं ले सकती, उसको लेकर के दिक्कतें हैं। ठीक है, तो कई सारे जो न्यायिक प्रणाली है उस पर भी इसका असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए अपना जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वही उसी की ओर वो जाते हैं, उसी को मानते हैं। धार्मिक आधार पर जो ये बने हुए पर्सनल लॉ हैं, ये कहीं ना कहीं लैंगिक, ये अहम जरूरी है। और यहां समझना होगा कि देखिए समान नागरिक संहिता के आने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाला है ना, वो महिलाओं के लिए आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो धार्मिक आधार पर आपको पता है कि ये पर्सनल लॉ जो भी बने उसका आधार धर्म है, और इसके कारण लैंगिक भेदभाव एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अक्सर ही कोर्ट के दरवाजे खटखटाती नजर आती हैं। और आप देखेंगे कि कई सारे केसेस, और खास करके ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा, क्योंकि देखो हिंदुओं के लिए तो ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, जिसमें महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो मैरिज को लेकर के हो, गोद लेने को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर के हो, उन सब चीज को लेकर के उनको अधिकार है। तो उनके समस्याओं का निपटारा तो कोर्ट में बहुत आसानी से हो जाता है। जब मुस्लिम महिलाएं जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है इन विषयों को लेकर के, तो वहां जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो एक समस्या बन जाती है। ठीक है, आप चाहे साहबान, यहां पर आपको कुछ केस भी दिखेगा, मैं वैसे आगे बात करूंगा। तो जब यह कोड पूरे देश में बन जाएगा, तो मैंने कहा भी कि उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं, जैसे मैंने कहा भी कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य आधार पर जो अभी अलग अलग हैं, वो सब क्या होंगे, एक समान हो जाएंगे, वो सब क्या होंगे, सरल हो जाएंगे। तो कानूनी प्रक्रिया सरल होगी, ये अहम बात है। जैसा मैंने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है अलग अलग केस के माध्यम से यूसीसी को लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मेंशन की है। जैसे अगर आप केस देखें तो ये सारे केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एग्जाम की तैयारी करें या आपके समझने के लिए। आपने साहबानो केस जो है 1985 सुना होगा कि जब साहबानो को जो है उनके 5 बच्चों के साथ जो है उनके पति 3 बार तलाक बोल करके घर से बाहर कर देते हैं। ट्रिपल तलाक केस में इनका बहुत बड़ा केस है। ट्रिपल तलाक को आपको पता भी है कि बैन कर दिया गया, अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, सरला मुदगल केस 1995 है, सायरा बानो केस 2017 है। ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही, या इस तरह के कानून को ये राज्य में लाने की बात कही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सारी बातें। अब जरूरी ये समझते हैं कि यूसीसी लागू होने के फायदे क्या है, आखिर इसका क्या फायदा है। सबसे पहले जो संवेदनशील वर्ग है, यानी खासकर जो महिलाएं हैं, उनका जो संरक्षण है वो इस कानून के द्वारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जब इस बिल में जो प्रावधान है, जब उसको डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा, है ना, कि कैसे जो है महिलाओं संरक्षण का जो है, महिला संरक्षण को इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। कानूनों का सरलीकरण, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, शादी, विवाह, तलाक, इन सबको लेकर के, तो न्यायिक प्रणाली जटिल हो जाती है। तो उसको सरल बनाया जा सकता है, एक कानून ला करके सभी धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा, तो इसमें सरलता आएगी। ठीक है, व्यक्तिगत कानून जो विकास में एक बाधा है वो भी समाप्त हो जाएगा। जो अलग अलग धर्म के लिए जो लॉज हैं, इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस में भी एक रुकावट आती है, तो वो बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, न्यायपालिका पर न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका बोझ कम होगा।
होगा। अब इसको लेकर के कई सारे केस कोर्ट में पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं, है ना। चूंकि जो अलग अलग धर्म के जो बोर्ड हैं वो इस पर अलग अलग अपनी राय रखते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, कोर्ट को भी डिसीजन मेकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एक लड़ाई हो जाती है कोर्ट और पर्सनल लॉ बोर्ड्स जो हैं उनके बीच में, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है यूसीसी लागू होने पर ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या कहिए कि ये बेहतर हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब जरा कुछ और सवाल पर बढ़ते हैं। अब पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत अहम है कि आखिर जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो ये यूसीसी बिल लाया गया है इसमें क्या क्या प्रावधान है। जब आप इन प्रावधानों को समझेंगे, और मोटा मोटी अगर कहें तो यही प्रावधान जब अन्य राज्य में यूसीसी लागू होगा तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो जरूरी इसमें बदलाव है वो है विवाह से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और क्या क्या प्रावधान है और यहां पर जो महिलाओं को किस तरह से संरक्षण मिलेगा, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले इस कानून में जो बहु विवाह प्रणाली है, ठीक है, हिंदू धर्म में तो आपको पता है कि बहु विवाह प्रणाली नहीं है। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें बहु विवाह पर बैन है। मतलब आप दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं जब या तो आप डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है, यानी कि आपको पहली पत्नी से या पहले पति से आप डाइवोर्स्ड हैं, या अगर आप पति पत्नी में से कोई एक का देहांत हो जाता है तब दूसरा विवाह कर सकता है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन जो मुस्लिम बोर्ड है या फिर और भी जो वैसे तो और में जो है एक से ज्यादा विवाह देखने को मिलता कम है ना। खास करके जो मुस्लिम बोर्ड है या जो शरीयत कानून है, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलता है कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। तो विवाह पर रोक लग गया है। बहु विवाह से देखिए पुरुषों को तो ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं के कई सारे कंप्लेन कोर्ट में पड़े हुए हैं, है ना, जो न्यायालय है वहां पर सामने देखने को मिला है, उनके साथ बहुत भेदभाव भी हुआ है। तो ये जो बहु विवाह की प्रणाली है ये बंद होगी। इससे जायज सी बात है कि महिला के अधिकार और महिला के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो बहु विवाह को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। या चाहे किसी भी धर्म में बहु विवाह अब प्रतिबंधित होगी। पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, वो अवैध माना जाएगा अगर ऐसा विवाह होता है। तो एक बदलाव ये है जो जरूरी बदलाव है। विवाह की न्यूनतम आयु, अब देखिए जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, है ना, तो उसमें विवाह की न्यूनतम आयु आपको पता है कि युवक की 21 वर्ष है, ठीक है, और युवती की 18। लेकिन अब ये सब में यानी कि विवाह की न्यूनतम आयु जो स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दी गई, कोई भी धर्म हो वहां पर विवाह की आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिला के लिए 18। वैसे महिलाओं को भी बढ़ा करके 21 वर्ष करने को लेकर के कमिटियां बनाई गई। हो सकता है आने वाले समय में आपको ये भी बराबर मिल जाए, यानी कि पुरुष और महिला दोनों की आयु 21 वर्ष मिल जाए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो उत्तराखंड का बिल है उसमें यही रखा गया कि युवकों का 18 वर्ष और जो युवती है यानी महिला है उसका, सॉरी, युवकों का 21 वर्ष और युवतियों का 18 वर्ष रखा गया महिलाओं का, ठीक है। अब देखिए दरअसल जो मुस्लिम जो बोर्ड है, ठीक है, या शरीयत कानून है, उसके अनुसार क्या है कि लड़कियों का विवाह पहले क्या होता था। अब देखिए यहां पर कैसे वहां की जो मुस्लिम पक्ष या फिर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वहां पर कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत थी, ठीक है, कि वो लड़कियों के विवाह के एज को लेकर के, देखिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके बीच ये एक विवाद रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियर डिसीजन भी लिया है कि जो 18 साल से कम के अगर जो बच्ची हैं या लड़कियां उनका विवाह होता है तो वो इलीगल होगा। लेकिन जो मुस्लिम जो शरिया कानून है वो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लड़कियों का विवाह जो है यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी के बाद हो सकता है। और जनरली आपको पता होगा कि ये प्यूबर्टी का जो एज होता है गर्ल्स में या मतलब महिलाओं में ये लगभग 13 वर्ष का होता है, ठीक है, 13 वर्ष के आसपास। यानी अगर उस कानून को देखें तो 13 वर्ष के बाद जो है वो लड़कियों का विवाह किया जा सकता है। आप सोचिए इस स्थिति को सोचिए, ये भले ये होता हिंदुओं में भी था, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में पहले नहीं होता था, लेकिन ये जो संविधान बनने से पहले की स्थिति थी, ठीक है, जब अशिक्षा थी समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। लेकिन एक आधुनिक समाज में, एक आधुनिक सभ्यता में अगर 13-14 वर्ष की लड़कियों का विवाह हो रहा है तो आप सोचिए किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये अब बदल गया है, यानी कि ये बदल जाएगा पूरी तरीके से। किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, जो मिनिमम जो क्राइटेरिया एज है विवाह को लेकर के, जो पुरुषों में 21 वर्ष और महिलाओं में ये 18 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले देखते हैं। अब एक चीज है विवाह का पंजीकरण। मैं आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि इवन वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे विवाह हो रहे हैं जो पंजीकृत नहीं है, या जो लोग कोर्ट में इसको पंजीकृत नहीं करवाते जाकर के, मतलब वो नॉर्मल जो विवाह का जो रीति रिवाज है उसके माध्यम से विवाह करते हैं, बट वो पंजीकृत नहीं हो पाता, है ना। इस यूसीसी के बिल में भी और पहले भी कई सारे जो कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं, जो फैसले आए, उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि आप विवाह को पहले अपने रीति रिवाज से करिए, फिर कुछ समय के अंदर जो है आप उसको रजिस्टर भी करवाइए, तभी आपको सरकारी जो योजना है उसका आपको लाभ फायदा मिल सकेगा, है ना। या जब आप कोर्ट कभी किसी समस्या में आप कोर्ट पहुंचेंगे तो आपके जो है समस्याओं को समझा जाएगा या उस पर जो है आपको डिसीजन मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो तभी जब वो रजिस्टर्ड होंगे, आपके मैरिज रजिस्टर्ड होंगे। तो इसको लेकर के क्लियर है कि विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत जो है वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन को विवाह की, आप समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन को विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर करवाना होगा। भले ये बिल उत्तराखंड में, लेकिन अगर आपके समाज में विवाह हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, तो अब जरूर है कि आप उन विवाह जोड़ी को भी इसकी जानकारी दीजिए कि वो
अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले, कोर्ट मैरिज जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोर्ट में जाकर के इसको रजिस्टर करवा। बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई टफ चीज है नहीं। साथ में यह भी कहा गया है कि 26 मार्च 2010 के बाद सभी शादियों को कानून लागू होने से 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड कराना होगा। मतलब यह है कि 2010 के बाद जितने भी विवाह हुए हैं, इस कानून यूसीसी कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर उन सबको भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। उससे पहले वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद वालों को, ठीक है। पंजीकरण अगर नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, तो भाई आपका एक तो विवाह जो है वो अवैध, यहां पर वैध नहीं अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, दंपत्ति पर 20,000 तक का जुर्माना भी, फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। विवाह के बाद यह भी जरूरी है कि विवाह के बाद दंपति में से कोई भी यदि बिना सहमति के धर्म परिवर्तन कराता है, मान लीजिए दो अलग धर्मों के लोग विवाह में मतलब विवाह करते हैं, और ऐसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे को, ठीक है, एक मतलब दंपति आपस में एक दूसरे को अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है, यानी बिना अनुमति के, तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए मैं ये कह रहा हूं कि ए पुरुष है और बी महिला है, ठीक है, और दोनों के अलग अलग धर्म है। अगर मान लीजिए ए क्या कर रहा है, बी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है, वो बी की बिना अनुमति के, तो ऐसे में जो बी यानी महिला है उसको तलाक लेने का, डाइवोर्स लेने का अधिकार है। साथ में इनको गुजारा भत्ता के लिए भी अधिकार दिया गया है, मतलब ये तलाक भी लेंगी और प्लस इनको गुजारा भत्ता भी मिलेगा। तो दूसरा व्यक्ति, यहां लिखा हुआ है कि दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। साथ में विवाह में शामिल पुरुष और स्त्री जो भी धार्मिक और सामाजिक पद्धति को फॉलो करते हैं, मतलब यह कि अगर आप किसी भी पद्धति को, किसी भी धर्म को फॉलो करके, मतलब आपके जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज में कोई बदलाव नहीं किए गए, आप जिस भी पद्धति से आप विवाह करना चाहते हैं विवाह कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको रजिस्टर्ड जरूर करवाना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो विवाह पद्धति में इस कानून द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो आपकी वैवाहिक पद्धति में इस पर कोई असर नहीं होगा। अब जो एक तो विवाह से हमने देखा, और हमने देखा कि किस तरह से विवाह के मामले में देखिए दोनों को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन पुरुषों को कहीं ना कहीं समाज में पहले से संरक्षण मिला हुआ है। महिला के साथ ज्यादा, विवाह के मामले में ज्यादा शोषण महिलाओं का ही हुआ है, तो महिलाओं को ज्यादा संरक्षण जो है वो मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं तलाक से जुड़े प्रावधान। अब तलाक को लेकर के आपको पता होगा कि इसको लेकर के खास करके जो दूसरा पक्ष है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें बहुत ज्यादा समस्या है, खास करके महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा समस्या रही है, ठीक है। तो अब तलाक से जुड़े क्या नियम बन गए ये क्लियर समझिए। विवाह में शामिल पहले तो किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से तलाक लेने का अधिकार होगा, यानी पुरुष चाहे तो महिला से, महिला पुरुष से तलाक ले सकती है। तो तलाक दोनों तरफ से हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष तलाक, जब वैसे भी अब ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया, पहले यही था ना कि मुस्लिम पक्ष में ये था कि भाई 3 बार तलाक बोल देना है और इससे क्या हो जाएगा, वो तलाक मान लिया जाता है ना। और इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारे जो वर्स केसेस सुनने को मिले हैं, ठीक है। और इसमें एक खास एक नियम आ गया है, विवाह तलाक लेने के लिए विवाह के बाद कम से कम 1 साल का आपको गैप रखना होगा, यानी कि शादी होने के 1 साल तक दंपति तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर आपका विवाह हो जाता है, अगर किसी की शादी हो जाती है, तो वो 1 साल तक जो है वो तलाक नहीं, डाइवोर्स नहीं ले सकता। उसके बाद आप तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो तलाक को लेकर, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे विवाह देखे जहां शादी के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जो है वो तलाक या डाइवोर्स जैसे कंडीशन क्रिएट होते हैं, तो अब इस पर रोक लग जाएगी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक ध्यान रहे, ये उत्तराखंड के बिल में, तो ये अभी सभी राज्यों में मान्य नहीं है, ये उत्तराखंड में, लेकिन आप इसको जानकारी लीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि जब अन्य राज्य में लागू होगा तो इसके कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होंगे, कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तलाक के लिए कुछ आधार की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सब तलाक के आधार हो सकते हैं कि पति या पत्नी द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता अगर एक दूसरे पर, चाहे पत्नी द्वारा पति पर या पति द्वारा पत्नी पर किया जाता है, तो वैसे में आप तलाक ले सकते हैं। पति या पत्नी द्वारा किसी और व्यक्ति से विवाहित संबंध रखना, यानी कि अगर मान लीजिए दो लोग विवाह के संबंध में और उसके बाद अगर वो किसी और से विवाह संबंध रखते हैं, तो ऐसे में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बिना कोई कारण बताए अगर एक दूसरे को छोड़ता है तो ऐसे में भी तलाक मान्य होगा, ठीक है। मानसिक रूप से और अस्वस्थ होने पर, मानसिक रूप से और यहां पर अस्वस्थ होगा, अस्वस्थ होने पर कोई गुप्त रोग होने वाली स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, तलाक को लिया जा सकता है। कोर्ट इसको जो है मान्य देगा, मान्यता देगा, ठीक है, यानी कोर्ट इसको स्वीकार करेगा। तलाक के लिए महिलाओं को क्या विशेषाधिकार दिए गए, ये जरूरी भी, क्योंकि महिलाओं के साथ जैसा मैंने कहा भी कि इस केस में ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, ठीक है, होता रहा है। तो अगर पति बलात्कार या अप्राकृतिक, है ना, यहां पर अप्राकृतिक हो जाएगा, अप्राकृतिक सेक्स का दोषी पाया जाता है ना, तो ऐसे में भी क्या होगा कि वो तलाक मतलब वो महिलाएं जो है वो तलाक के लिए अर्जी डाल सकती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर पति बलात्कार या अप्राकृतिक सेक्स का दोषी पाया जाता है, यहां पर एक केस जरूर आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर मैरिटल रेप के बारे में, मैरिटल रेप के बारे में आपने सुना होगा, तो मैरिटल रेप को यहां पर नहीं रखा गया है। मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा क्लियर आप समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले, पत्नी जो महिलाएं हैं, जो पत्नी है, वाइफ है, वो कोर्ट में जाकर के उन्होंने कई बार केसेस दर्ज किए जिसमें वो अपने पति पर बलात्कार के आरोप लगा रही है, मतलब उनके साथ जबरदस्ती करने को लेकर के आरोप लगा रही है, ठीक है, क्लियर है।
तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं। मैरिटल रेप को यहां पर नहीं रखा गया, यहां पर यह कहा गया है ये बलात्कार का है कि किसी दूसरे के साथ, यानी कि मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, अगर पति जो है वो किसी दूसरे का, मान लीजिए अगर वो किसी दूसरे से बलात्कार में वो दोषी पाया जाता है या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक सेक्स के लिए, ठीक है, वो दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में महिला उनसे चाहे तो तलाक ले सकती है इस आधार को भी लेकर के। यदि पति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के पहले ही अगर एक से अधिक उन्होंने शादियां की हो तो भी आप तलाक ले सकते हैं, ये महिलाओं को अधिकार है, ठीक है। कोर्ट से तलाक मिलने के बाद तलाक का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने पे 20,000 तक का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। तलाक होने के बाद आगे यहां भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि तलाक होने के बाद अगर दंपत्ति फिर से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, मतलब वो सामान्य रूप से वापस विवाह कर सकते हैं। इससे जो मुस्लिम समुदाय में एक जो हलाला है ना कि जो कुरीतियां हैं उसका अंत हो जाएगा, है ना। इसके विषय में मैं आपको अलग वीडियो में शरीयत कानून से रिलेटेड है ना कि हलाला और इन सबसे संबंधित जो है एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या है ये प्रक्रियाएं क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते तो ये सब कुछ विशेषाधिकार जो तलाक के संबंध में महिलाओं को मिले हैं। अब है गुजारा भत्ता, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधान। अब ये सारे क्या प्रावधान है इसको भी जरा समझिए। देखिए, माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी तय करते समय अब लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जा सकेगा, यानी लड़कियों और लड़कों को बराबर संपत्ति मिलेगी, जो पहले बहुत सारे अलग अलग जो धर्म के कानूनों में यह भेदभाव देखने को मिला। संपत्ति का अधिकार का नियम अब कृषि भूमि पर भी लागू, यानी महिलाओं को कृषि भूमि पर भी जो है लड़कियों को वो अधिकार मिलेंगे, संपत्तियां जो मिलेंगी। अगर कोई पुत्र संपत्ति के लिए अपने पिता या परिजनों की हत्या में लिप्त होता है तो ऐसे में उसे संपत्ति प्राप्ति से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कोई अगर कोई जो है पुत्र जो है संपत्ति के लिए अपने पिता के या अपने किसी परिजन की हत्या करता है तो ऐसे में उसको संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तलाक के बाद भारतीय संविधान में निहित नियम कानून के मुताबिक पत्नी पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकेंगी, जो डाइवोर्स के बाद होता ही है, ठीक है। साथ में सभी धर्म और संप्रदायों में बच्चों को, ये एक अहम बिंदु है कि पहले कई धर्मों में या कई खास करके जो इस्लाम धर्म की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है बच्चे को गोद लेने को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना, तो उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब सभी धर्म और संप्रदाय में बच्चे को गोद लेने के लिए अडॉप्शन को लेकर के सिमिलर लॉज है, समान कानून है, अब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल देखने को मिली है इसमें। अब आते हैं एक बहुत बड़ा जो केस है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैरिज का, ठीक है, जिसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं ना। लिव इन रिलेशनशिप होता है जहां पर बिना विवाह के बंधन में, बिना किसी मैरिज प्रोसीजर के, ठीक है, दो जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और जो है वो एक साथ जो है वो फैमिली के रूप में एक साथ फैमिली बन करके वो साथ रहते हैं, जिसको हम लोग आजकल लिव इन बोलते हैं। ये बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में खास करके ये ज्यादा देखने को मिलता है और अब ये धीरे धीरे सोशली एक्सेप्टेबल भी हो गया है। और इसमें यहां पर जो यूसीसी लाया गया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, उसमें भी लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इसमें कुछ नई शर्तें निकल के आई हैं, है ना। और वो क्या है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं, अब उनको, जो कपल हैं, को स्थानीय प्रशासन के यहां लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी कई सारे जो है केसेस देखने को मिले हैं, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसको लेकर के सरकार जागरूक हुई है और अच्छी चीजें लेकर के आए। तो अब पहला तो है कि लिव इन जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। आप उत्तराखंड की, चूंकि ये बिल उत्तराखंड में लाए, अगर उत्तराखंड के मूल निवासी है या नहीं, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो और आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो आपको यह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के निवासी अगर किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो उनको भी यह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत जो पैदा हुई, ये बहुत अहम चीज और बहुत जरूरी है, जो मुझे खास करके इस बिल में बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस देखने को, जो लिव इन में जो संतान पैदा होती है अब वो इलीगल, इलेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है। तो उनकी जिंदगी, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं भाई, है ना, आपने अपने शौक या अपने जीवन को जीने के लिए उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। तो लिव इन में जो पैदा हुए संतान है अब उसको वैध माना जाएगा और संतान को मां बाप का हक मिलेगा और तमाम कानूनी अधिकार भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और भी लिव इन को लेकर के कुछ प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने की सूरत में कपल को इसको खत्म होने का भी रजिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए ये जो, चूंकि रजिस्ट्रेशन करने का एक और कारण क्या है, विशेष कारण, मान लीजिए दो व्यक्ति लिव इन में रह रहे हैं, अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो अंडर एज्ड है, ठीक है, या फिर चूंकि मैरिज को लेकर के एक यूसीसी में भी एक मेंशन किया गया है और वो है कि वो, अब जैसे कि फादर के जनरेशन, ठीक है, कि जिसको फादर के 5 जनरेशन और मदर के 3 जनरेशन में आप विवाह नहीं कर सकते। ये हिंदू रस्म रिवाज में, मुस्लिम में जो फॉलो होता है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, चूंकि मुस्लिम में पहले से चला आ रहा है कि जो अपने कजन्स हैं उससे विवाह कर सकते हैं, तो वो अभी भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से बदलाव नहीं किए गए। तो सवाल यह है कि अब दो लोग जो लिव इन में रह रहे हैं तो आखिर सवाल यह है कि वो अंडर एज है, ये कैसे चेक होगा। दूसरा
कि वो लोग आपस में सगे संबंधी नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब है वो फादर के 5 और मदर के 3 जनरेशन में से नहीं आते हैं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो जब आप रजिस्टर करवाएंगे। दूसरा कि एक लिव इन खत्म हो गया और लोग दूसरे लिव इन में जा रहे हैं या मैरिज में जा रहे हैं, तो उसको कैसे पता किया जाएगा? तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो अगर आप लिव इन खत्म करते हैं तो उसका भी पंजीकरण करवाना होगा। और देखिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं कराया गया और 1 महीने से ज्यादा समय तक कपल साथ रहे, तब फिर ऐसी स्थिति में आपको 10,000 जुर्माना और 3 महीने की जेल दोनों भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, है ना। लिव इन रिलेशनशिप में भी महिलाओं को विशेषाधिकार दिए गए। क्या है, जरूरी समझना। अगर किसी महिला लिव इन पार्टनर को उसका साथी छोड़ देता है तो वो गुजारा भत्ता पाने के लिए महिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये एक अहम पॉइंट है। तो जो लोग भी लिव इन में रहने के प्लान कर रहे हैं ना, या रह रहे, वो इस चीज को जरूर समझ ले। जैसे अगर आप अभी फिलहाल उत्तराखंड के नहीं है तो आपको ज्यादा इससे दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब उन जहां आप रह रहे हैं, अगर उन राज्यों में जब ये कानून लागू होगा, फिर आपको समस्या जरूर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लिव इन को लेकर के अब एक अहम मुद्दा है जो आपको जरूरी है समझना कि मुस्लिम पक्ष इस पर क्या विचार रखते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो आखिर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको जरूर समझिए। देखिए, उनका तो पहला सवाल यह है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, ये अपने आप में यूनिफॉर्म नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड में जो जनजाति समुदाय उसको बाहर रखा गया। जब आप एक समुदाय को इससे बाहर रख देते हैं, फिर आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कह सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, और क्या क्या सवाल है जरा देखिए यहां पर। तो अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समाज, समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने में संविधान के ही 2 अधिकारों को भी मेंशन किया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ना, और का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को, आपको पता होगा अनुच्छेद 25 में 25-26 यहां धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। तो एक तो अनुच्छेद 25-26 इन सब का सहारा लेकर के मुस्लिम पक्ष ये कह रही कि ऐसे में उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के आधार पर, चूंकि ये कानून जो है जो विवाह सब को लेकर के कानून धर्म पर आधारित है, तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता इससे कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी। तो एक सवाल ये। दूसरा, उनका यह भी मानना है कि मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करके उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। उनका यह भी मानना है कि जो मुस्लिम विद्वान, उनका यह मानना है कि शरिया कानून जो है ये 1400 साल पुराना है कानून है, ठीक है, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। तो लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। और मुस्लिमों की चिंता है कि 6 दशक पहले जो आजादी के समय उनको जो धार्मिक आजादी मिली, धीरे धीरे उनसे ये छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार पर इसको लेकर के हमेशा मुस्लिम पक्ष का आरोप भी लगाया जाता है। कई सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसको लेकर के ये आरोप लगाए जाते हैं। तो ये मुस्लिम पक्ष का था। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय रखिएगा। वैसे मैं इसका एक और आपको जो इसको लेकर के चुनौतियां हैं वो पहले मैं बता देता हूं, फिर हम इस पर बात करेंगे। और कि अब देखिए, इसको लेकर के जो बड़ी चुनौती क्या है, एक तो मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 25-26 में दिए गए जो संवैधानिक अधिकारों पर इस पर असर पड़ेगा। जब हम इसकी बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। खास करके जो महिलाएं हैं उनको लेकर के, चाहे आप किसी भी धर्म की हैं, है ना, और मुस्लिम धर्म की महिलाएं जब इस लॉ को अच्छे से समझेंगी तो उन्हें जरूर ये महसूस होगा कि उनके संरक्षण को लेकर के, उनकी आजादी को लेकर के इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखेंगे। क्योंकि जो हिंदू महिलाएं, उनको ये अधिकार पहले से मिला हुआ है। कुछ एक चीज जैसे लिव इन वाले सब चीजों में वो नया है, बाकी सारी चीजों में उनको पहले से अधिकार है। ये नए अधिकार मुस्लिम महिलाओं के लिए है, और हजारों मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज से, है ना, जो विवाह, तलाक, इन सब को लेकर के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है या कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, इसके कारण उसका समर्थन करते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब हम एक तरफ इसकी अच्छाई देख रहे हैं, हमें यह भी ध्यान रखना होगा इसको लेकर के कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें फेस करना होगा। तो एक तो 25-26 में दिया गया संवैधानिक अधिकार है। कहीं ना कहीं अगर ये कानून, जब फाइनली ये कानून बन जाएगा या अन्य राज्यों में जब ये लागू होगा, तो अनुच्छेद 25-26 के प्रावधानों को कम किया जाएगा या उसको थोड़ा संकुचित करना पड़ेगा, तभी ये बिल लागू, क्योंकि वहां धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, एक जो बड़ी बात है, ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा इस पॉइंट को भी रेस किया जा रहा है, और वो है हमारी डाइवर्सिटी। यहां पर हमेशा कहा जाता है ये देश जो है ये विविधता का देश है, यहां अलग अलग रंग है, हर चीज अलग अलग है, ठीक है। तो और विवाह तलाक को लेकर के ये नियम कानून भी अलग अलग हैं, जो इस देश की कुछ लोगों का मानना है कि ये इस देश की खूबसूरती है। मेरे नज़र में, मैं अपने अगर ओपिनियन में कहूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे उस खूबसूरती में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि जब वो खूबसूरती भेदभाव का जब कारण बन जाती है, तब यहाँ रुचि खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन उनका मानना है कि देश की विविधता पर भी एक आंच आएगी, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के
के जो विशेष पहचान है वो भी समाप्त हो जाएंगी, ये भी सवाल किए जा रहे हैं, है ना। हाँ, एक जो मेरा पॉइंट जहां पर है, एक तो ये पॉइंट है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं और ये नीचे के दो हैं, ठीक है। और वो दो क्या है, जो जनजातीय समाज पर इस बिल को लागू करना एक मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो जब ये जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होगा तो जायज सी बात है आप इसको यूनिफॉर्म कैसे कहेंगे। तो कैसे जनजातीय समुदाय पर इसको लागू करेंगे आने वाले समय में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहेगी। और एक जो अहम मुद्दा है, अब एलजीबीटीक्यू का मुद्दा बहुत है ना, अब बहुत समय से एलजीबीटीक्यू का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिए थे, ठीक है, कि राज्य सरकार जो है एलजीबीटीक्यू को लेकर के कानून बनाए, सरकार इस पर कानून बनाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है उसको पूरी तरीके से इससे बाहर रखा गया। तो एलजीबीटी जो कम्युनिटी समुदाय को इसमें संबोधित नहीं किया गया है, ये भी इस बिल को लेकर के एक चुनौती है कि क्या उस समुदाय को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो अब और जायज सी बात है आने वाले समय में एलजीबीटी जो क्यू समुदाय है वो इस पर सवाल खड़े करेंगे और कर भी रहे एक्चुअली, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी यूसीसी में, इन सब चीजों को लेकर के जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने आएंगी, है ना। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर इस वीडियो में हमने इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके प्रावधान को, उसके पहले के नियमों को समझा, है ना। इससे रिलेटेड मैं जल्दी आपके लिए जो शरीयत कानून है, क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है ना, उसके प्रावधानों को लेकर के अगर क्या है और मुस्लिम पक्ष क्यों, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्यों विरोध हो रहा है, उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इस पूरे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, और जिस भी बिंदु को लेकर के आप समर्थन या विरोध करते हैं उन बिंदुओं को जरूर मेंशन करिए। मैंने अपनी राय और जो फैक्ट है वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सपोर्ट थोड़ा करिए, चैनल नया है ना, मैं आपके लिए लगातार वैसे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बाकी टॉपिक पर भी रिलेटेड वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए, है ना। एलजीबीटीक्यू पर भी मैंने वीडियोस बनाए, उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।